नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्कर द्विवेदी, कैंसर एक्सपर्ट। आज आपसे प्रोस्टेट कैंसर के विषय में कुछ बात करने आया हूँ। प्रोस्टेट एक प्रकार की ग्रंथि है जो कि यूरेथ्रा के दोनों तरफ पाई जाती है। यूरेथ्रा क्या है, मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि जो पेशाब है, यूरिन जो है वो किडनी में बनता है। किडनी में बनने के बाद दो किडनी होती है हमारी, दो किडनी से एक नली होती है जिसको कि एक पाइप है जिसके माध्यम से वो ब्लैडर में आता है, उसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं। वो ब्लैडर के बाद फिर वो यूरेथ्रा से बाहर आता है यूरिन। तो ब्लैडर से जब यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन बाहर आ रहा है तो ब्लैडर के नीचे ही एक वॉलनट, अखरोट के जैसे एक ग्रंथि होती है जिसको प्रोस्टेट बोलते हैं। ऑफकोर्स ये पुरुषों में ही पाई जाते हैं, महिलाओं में नहीं पाई जाते। तो प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों का कैंसर है, महिलाओं का कैंसर नहीं है ये, क्योंकि महिलाओं में प्रोस्टेट होता ही नहीं, तो महिलाओं में कैसे पाया जाएगा। तो ये एल्डरली पॉपुलेशन, खासकर 60 साल या उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं उनमें सबसे कॉमन कैंसर है। इसलिए इसके विषय पे बात करने मेरे पास बहुत से प्रश्न भी आए थे और बहुत से प्रोस्टेट कैंसर के मरीज भी हम लोग देखते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर पेशेंट एडवांस स्टेज में आते हैं, इसलिए मैंने सोचा इस विषय पे बात की जाए आज आप लोगों से। तो इसको हम 2-3 बिंदुओं में समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो इसके लक्षण, फिर उसके कारण, फिर उसको पता कैसे करते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, फिर ट्रीटमेंट और बचाव, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो लक्षण जो हैं, समान तौर पर इसके जो लक्षण होते हैं वो पेशेंट बैकएक के साथ प्रेजेंट करते हैं। मतलब कमर में दर्द हो रहा है बोलेंगे, तो कमर में दर्द हो रहा है तो निश्चित तौर पे कमर मतलब हड्डी का मामला है, तो लोग वो हड्डी के डॉक्टर, ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं या न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं। तो ऑर्थोपेडिशियन, न्यूरोसर्जन लोग टेस्ट करके देखते हैं, एक्सरे करते हैं। एक्सरे में तो कई बार पकड़ में नहीं आता, फिर एमआरआई कराते हैं। तो एमआरआई में दिखता है कि भाई बोन में कुछ तो भी लीज़न है, कुछ तो भी बोन में मेटास्टेसिस है। तो फिर डाउट होता है कि भाई ये कुछ तो भी कैंसर आ रहा है। फिर उसमें फ़र्दर टेस्ट करके देखते हैं, सोनोग्राफी करते हैं पेट की, तो प्रोस्टेट दिखता है कि बढ़ा हुआ है साइज़। फिर उसको फर्दर कंफर्म करने के लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम लोग पीएसए बोलते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। इस टेस्ट के माध्यम से प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है इसको पता करने की कोशिश की जाती है। सामान्यतः पीएसए का लेवल 10 के नीचे होता है। एज के हिसाब से इसका लेवल बढ़ता है। मतलब जैसे मैंने जो 10 वाली जो लिमिट बताई वो 40-50 साल तक के आदमी के लिए है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वो 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में ये पीएसए का अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल जो वो है वो बढ़ता है। लेकिन फिर भी यदि 30-40 के ऊपर यदि पीएसए आ रहा है किसी भी एज में, तो आपको सतर्क हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो रिस्क बनता है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। 100 या इससे ऊपर का कोई भी पीएसए जो है, अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज, उसको प्रोस्टेट कैंसर ही मान के चलते हैं। यदि पीएसए 100 या उससे ऊपर आ रहा है तो जब तक ये सिद्ध ना हो जाए कि ये कैंसर नहीं है, तब तक उसको यही मान के चला जाता है कि कैंसर है। अब इसको पता करने के लिए क्या तरीका है, सोनोग्राफी कराइए पेट की, उसमें प्रोस्टेट दिख जाता है। हालांकि वो प्रोस्टेट इस स्टेज में वैसे भी बढ़ता है जिसको हम लोग बीपीएच बोलते हैं, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। तब वो बीपीएच है कि प्रोस्टेट कैंसर है, ये सोनोग्राफी में भी दिख जाता है। और बेहतर तरीका है कि एमआरआई करा लीजिए, एमआरआई पेल्विस। एमआरआई पेल्विस में वो चीज़ और क्लियर हो जाती है। उसके बाद ये तरीका है कि आप डीआरई कराइए। डीआरई एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन है। वो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कुछ नहीं होता है, मान लीजिए लैट्रिन का रास्ता है, तो इसमें उंगली, इंडेक्स फिंगर अंदर डाल के, डॉक्टर डाल के वो प्रोस्टेट को फील करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल जो प्रोस्टेट होता है वो रबर के माफिक होता है, मतलब सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होती है। जो प्रोस्टेट कैंसर में कन्वर्ट होता है तो वो हार्ड हो जाता है और नोडुलर हो जाता है। तो हार्ड नोडुलर जो प्रोस्टेट है वो कैंसर को फेवर करता है। और वो सिंपल सा टेस्ट है, मतलब फिंगर में थोड़ा सा चिकनाई ज़ाइलोकेन लगा के लैट्रिन के रास्ते में, वो 1 मिनट का काम है और उसमें कोई पेन वगैरह नहीं होता। आप लोग को शायद ऐसा लग रहा है कि उसमें बहुत पेन होगा या बहुत अनकंफर्टेबल होगा, ऐसा नहीं है। वो मुश्किल से 1-2 मिनट की जांच है, ओपीडी में हो जाती है और उसमें कोई ज़्यादा पेन वगैरह नहीं होता है। उससे पता चल जाता है कि ये प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है। तो 3-4 चीज़ें हैं, सारी चीज़ें की जाते हैं, सोनोग्राफी, पीएसए, डीआरई, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन,
MRI पेल्विस, ये सारी चीज़ों से प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं इसको कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद एक बार प्रोस्टेट कैंसर कंफर्म हो गया तो फिर उसके बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी करके ये पता किया जाता है कि ये ग्रेड क्या है। इसमें 3 रिस्क कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क, हाई रिस्क। अब लो रिस्क, इंटरमीडिएट, हाई रिस्क बेसिकली उसके हिस्टोपैथोलॉजी में ग्रेडिंग की जाती है, ग्लिसन्स स्कोर जिसको बोलते हैं। अब ये बेसिकली ये आपके ऑन्कोलॉजिस्ट का काम है वो सब डिसाइड करना। यहाँ मैं बहुत शॉर्ट में बता दूंगा। 7 या इसके नीचे आया तो उसको लो रिस्क मानते हैं, 8, 9 जो है वो इंटरमीडिएट रिस्क, 10 या इसके ऊपर आया तो हाई रिस्क मानते हैं। ग्लिसन स्कोर की बात कर रहा हूँ। तो यदि लो रिस्क या इंटरमीडिएट रिस्क है तो वो प्रोस्टेट कैंसर तो ज़्यादातर सिर्फ ADT, एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी करने से ही पेशेंट 5 साल 10 साल तक उसको और किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता ही नहीं होती। इवन स्टेज 4 में, मतलब ये जैसे स्टेज 4 हम लोग सुनते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं कि अरे स्टेज 4 हो गया, मतलब अब कुछ करने के लिए नहीं बचा, घर ले चलो, सेवा करो, इसमें इलाज की कोई गुंजाइश नहीं है। पर ये बात हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। जैसे प्रोस्टेट कैंसर के ज़्यादातर पेशेंट स्टेज 4 में ही प्रेजेंट करते हैं। स्टेज 4 मतलब यदि प्रोस्टेट कैंसर का मरीज का कैंसर यदि स्पाइन में चला गया है, कमर की हड्डी में चला गया है, तो ऑफकोर्स वो प्रोस्टेट कैंसर स्टेज 4 हो गया। पेल्विस में चला गया, हिप बोन में चला गया तो स्टेज 4 हो गया। मतलब पर इसका ये मतलब नहीं है कि इनक्योरेबल है। यदि वो लो ग्रेड है, ग्लिसन स्कोर उसका के हिसाब से यदि वो लो रिस्क या इंटरमीडिएट रिस्क ग्रुप में है तो उसमें सिंपली एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी, एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी ADT क्या होता है उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। सिर्फ ADT करने पे पेशेंट को 8 साल 10 साल तक दोबारा कुछ किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता ही नहीं होती। हाँ, ऑफकोर्स हाई रिस्क पेशेंट जिसमें ग्लिसन स्कोर 10 या उससे ऊपर है उनमें थोड़ा सा डिजीज़ एग्रेसिव होते हैं, उसमें ADT के अलावा भी हमको कीमोथेरेपी और आगे और भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पर लो रिस्क इंटरमीडिएट रिस्क में तो कोई इशू है नहीं। तो ट्रीटमेंट की जब बात आती है तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज में है। यदि डिजीज़ लिमिटेड टू प्रोस्टेट, यदि सिर्फ प्रोस्टेट तक है तो उसमें रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी करते हैं जो कि मेनली रोबोटिक सर्जरी है, रोबोट से करना चाहिए। अदरवाइज़ उसमें इनकॉन्टिनेंस और इस तरीके की चीज़ें, इम्पोर्टेंस, इनकॉन्टिनेंस, ये सारी चीज़ें होने का रिस्क होता है। पर यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऑपरेबल प्रोस्टेट कैंसर मुश्किल से 10 से 20% पेशेंट हैं। ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं वो इनऑपरेबल होते हैं जिसमें कि सर्जरी का, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी का रोल नहीं है। उनमें फिर ADT ही ऑफ़र किया जाता है। ADT मतलब एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी। एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी क्या है? एंड्रोजन बेसिकली मेल हार्मोन जो होता है उसको एंड्रोजन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि पुरुषों में बनता है टेस्टिस में, क्योंकि टेस्टिस में बनता है इसलिए उसका नाम उस लोगों ने टेस्टोस्टेरोन रख दिया। और ये मेल हार्मोन है एंड्रोजन। तो जो एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी है उसमें कुछ नहीं करती, घुमा फिरा के जो टेस्टोस्टेरोन है उसको हटाया जाता है। इसको हटाने का 2 तरीका है, एक होता है सर्जिकल, दूसरा है मेडिकल। मेडिकल मतलब उसमें दवाइयों के माध्यम से उस हार्मोन को ब्लॉक करते हैं। मतलब ADT, एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी करने का 2 तरीका है, या तो सर्जिकल या मेडिकल। मेडिकल में दवाइयाँ दी जाती हैं, LHRH एनालॉग इंजेक्शन आते हैं, ल्यूप्रोटाइड, डेगारेलिक्स, इस तरीके के, जो कि आजकल मंथली, 3 मंथली या 6 मंथली ऐसा अलग अलग स्टेंट में लगाते हैं। पर वो इंजेक्शन पे यदि आप आते हैं तो आपको जीवन भर लगवाना पड़ेगा वो इंजेक्शन, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी स्ट्रेंथ का लगा रहे हैं। पर यदि आप सर्जिकल आते हैं, सर्जिकल कैस्ट्रेट एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी में आपकी दोनों टेस्टिस को ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है, जो कि एक छोटा सा ऑपरेशन है, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है। बायलैटरल ऑर्किडेक्टोमी करते हैं। ये एक बार का प्रोसीजर, एक बार कर दिए तो जीवन भर के लिए फुर्सत। और वो एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी एक बार में लाइफ टाइम के लिए अचीव हो जाती है। जबकि आप मेडिकल एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी में जाएंगे तो ये रिकरिंग है और लाइफ टाइम आपको करना पड़ेगा। फिर हर 3-3 महीने पे, 3 से 6 महीने पे PSA टेस्ट करके देखा जाता है। ज़्यादातर केसेस में 3 से 6 महीने के अंदर PSA नॉर्मल आ जाता है और उसके बाद पेशेंट को फॉलोअप में हर 3 से 6 महीने पे PSA करके देखते रहते हैं। जिस दिन PSA बढ़ना चालू होता है तो उसका मतलब ये है कि फिर ये कैंसर, ये हम लोग CRP से बोलते हैं, कैस्ट्रेशन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर, या HRPC, हार्मोन रिफ्रैक्टिव प्रोस्टेट कैंसर। उन केसेस में फिर आपको